माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है काफी अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। और आज जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं उस टॉपिक का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो हमने पिछली क्लास में किसको पढ़ा था? पॉलिनोमियल्स को पढ़ा, जिसके कि कुछ 4 लेक्चर्स हैं, है ना। अब ये जो 4 लेक्चर्स है उसको आप बहुत अच्छे से देखना, अच्छे से समझ कर करना, तो आपको काफी अच्छे से कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी प्लस क्वेश्चन करने में मजा आएगा, है ना। जब तक कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी जो है किसी भी टॉपिक की नहीं होगी, चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो या कुछ भी हो, तब तक उस सब्जेक्ट को पढ़ने में मजा नहीं आता। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि किसी भी टॉपिक को पढ़ो अच्छे से, स्टार्टिंग से ही, कि उसका जो इसकी हिस्ट्री है पूरी अच्छे से जान लो, देन वो आपको टॉपिक फिर बाद में बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आपको उसमें बहुत ही मजा आएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखना, जो नाम है हमारे पास चैप्टर का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये एनसीईआरटी का 3rd चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे पहले क्या लिखा है, पेयर। इस शब्द को अभी अपन बाद में समझते हैं। ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन हमारे पास लिखा है, अब इसको देख लेते हैं। तो मैंने आपको पॉलिनोमियल्स के केस में लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में बताया था, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। अब मैं इसको इक्वेशन कैसे बनाऊंगा, है ना। सबसे बड़ा क्वेश्चन अभी यहाँ पर ये है कि मैं इसको इक्वेशन किस तरीके से बनाऊंगा। तो देख लेते हैं। तो पी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास, 0। हमने क्या माना कि पी एक्स जो है वो 0 के बराबर है। अब अगर पी एक्स अगर 0 के बराबर है तो ये जो चीज है ये पी एक्स के बराबर है। इसका मतलब क्या होगा कि ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, ये भी 0 के बराबर होगा। अब यहाँ पे एक चीज सुनो ध्यान से, कैसी चीज है वो, ये जो 0 है और ये जो हमारे पास कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, हमेशा क्या होता है जब भी हम इक्वेशन की बात करते हैं तब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के इक्वल में कोई एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। बात ध्यान से सुनना, कोई एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के इक्वल में पर्टिकुलर न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, तब हम उस केस में क्या कह सकते हैं उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को, कि वो क्या है, इक्वेशन है। इतनी बात समझ में आई। अब देखना, तो आगे बढ़े अगर हम इन टू वेरिएबल्स, अब यहाँ क्या लिख दिया हमने, टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स ही क्यों, क्योंकि जब तक दो वेरिएबल्स नहीं होंगे तब तक हम क्या है कि जोड़े नहीं बना पाएंगे, पेयर नहीं बना पाएंगे। तो उसके स्टैंडर्ड फॉर्म को देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। फिर लिखा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो x के बाजू में a1 क्या कोएफिशिएंट, y के बाजू में b1 क्या है कोएफिशिएंट, और c1 जो है हमारी कांस्टेंट टर्म है। वैसे ही x के बाजू में a2 कोएफिशिएंट है, y के बाजू में b2 कोएफिशिएंट है और c2 जो है वो कांस्टेंट है। तो मैंने जो बोला था कि पेयर को हम बाद में समझेंगे, वो एक्चुअली में वो कुछ इस तरीके से बनी रहती है इक्वेशन, ठीक है। अब आपने कभी किसी बुक को पढ़ा होगा तो डाउट्स तो आते होंगे कि हम क्यों पढ़ रहे हैं इन टॉपिक्स को, ठीक है। हमारी जो रियल लाइफ है उसमें इसका क्या यूज है और कहाँ यूज है, ठीक है। क्या यूज और कहाँ, इस बात को ध्यान से समझना। तो मैं क्या कर रहा हूं कि थियोरिटिकल ना होके आपको प्रैक्टिकलिटी पर लेके जाना चाह रहा हूँ। प्रैक्टिकलिटी कुछ इस तरीके से रहेगी कि मैं आपको इस पूरे टॉपिक का रेलेवेंस बताऊंगा कि हमारी रियल लाइफ में कहाँ है। तो उसी को अब आगे बढ़ाते हुए हम समझते हैं कि प्रैक्टिकल यूज क्या है। तो सबसे पहले चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल यूज बता देता हूं कि इसका प्रैक्टिकली यूज कहाँ है हमारे रियल लाइफ में। देखो, आप सभी लोग मेले तो गए होंगे घूमने, ठीक है। काफी सारी चीजें वहां पर होती है खेलने के लिए, खाने के लिए एंड बहुत सारी चीजें खरीदने के लिए। तो वैसे ही क्या है कि एक अखिला नाम की लड़की है, अखिला। ये कहाँ गई, ये मेले गई, क्या करने, एंजॉय करने, ठीक है। अब एंजॉय करने में क्या क्या कर सकती है, भैया खेल ही सकते, बच्चे खेलते ही और क्या करेंगे। तो इसने दो चीजें की, क्या, जाइंट व्हील का मतलब होता है झूला, बड़ा वाला जो झूला होता है ना सर्कल में, वो। और
एक होपला। उसने ये दो गेम्स खेले, एक तो जाइंट व्हील, दूसरा होपला। अब इसमें क्या है, इसमें ऐसी चीज है कि इसके पास थे टोटल 20 रुपए। कितने? इसके पास थे टोटल 20 रुपए। और इसने क्या किया कि इन दोनों गेम्स को खेला। बात समझना ध्यान से, 20 रुपए में इन दोनों गेम्स को खेला। तो अगर मैं मानू जाइंट व्हील है, उसकी एक जो राइड है वो है लेट सपोज एक्स, मतलब एक्स टाइम्स उसने राइड किया। और होपला जो है उसने कितने टाइम्स? वाई टाइम्स। जाइंट व्हील में वो एक्स टाइम्स और होपला में वो वाई टाइम्स। और जाइंट व्हील यानी कि एक जो झूला झूलने की राइड की कीमत है वो कितनी है? 3 रुपए। बात समझ में आई? होपला जो है वो कितना है? 4 रुपए। इतनी बात क्लियर? अब मैं समझा रहा हूं आपको, मैंने ये कहा था कि 20 रुपए क्या है उसके पास है, 20 रुपए उसके पास है और टोटल इतने में उसने खेल लिया। अब बात सुनो ध्यान से, अगर एक राइड 3 रुपए की है, ठीक है, इसमें अपन x मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी टोटल नंबर ऑफ राइड्स आ जाएगी, है ना? सॉरी, टोटल नंबर ऑफ प्राइस आ जाएगी। अगर मैं 4 रुपीज को y में मल्टीप्लाई करूंगा तो होपला की टोटल नंबर ऑफ प्राइस हो जाएगी। उसके पास टोटल कितने थे? 20 रुपए। तो हमारी ये पहली इक्वेशन बनी। बात समझ में आई? तो मैंने आपसे ये कहा था कि मैं आपको प्रैक्टिकल यूज बताऊंगा, तो हम इस प्रॉब्लम को जो एनसीईआरटी है वो रियल लाइफ सिचुएशन से उठाकर लाई है। ठीक है, एक बार फिर से समझना, बड़े ध्यान से समझना। क्या है, एक अखिला नाम की लड़की है, वो मेला गई एंजॉय करने, उसने झूला झूला और होपला खेला। ठीक है, तो जाइंट व्हील की जो राइड है वो एक टाइम की जो राइड है उसको मान लिया मैंने एक्स, एंड होपला की एक टाइम खेलने को मैंने मान लिया वाई। तो एक्स मतलब एक बार खेलेगी तो वो 3 रुपए में हो जाएगा उसका काम। मुझे ये नहीं पता कि उसने कितनी बार खेला। बात समझ में आई? तो मैंने क्या करा, उसकी टोटल कॉस्ट निकालने के लिए, किसकी? सिर्फ जाइंट व्हील की, तो 3 इंटू एक्स कर दिया, प्लस होपला की, ये वाई है और ये 4 है। तो होपला एक बार खेलेगी तो 4 रुपए लगेंगे। बात समझ में आई? एक बार अगर वो होपला खेलेगी तो उसे कितने रुपए लगेंगे? 4 रुपए लगेंगे। और कितने बार खेलेगी तो उसको हम y से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20 हमारे पास ये आ गया। क्यों 20 आया? क्योंकि उसके पास जो है टोटल 20 रुपए थे। इतनी बात समझ में आई? अब एक और दूसरी कंडीशन थी। क्या कंडीशन थी? कि ऐसी कुछ, अब इस चीज का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितना वो होपला खेल रही है उसका आधा वो जाइंट व्हील पर क्या कर रही है? राइड कर रही है। बात समझ में आई? जितना वो होपला खेल रही है, यानी कि एक होपला खेल रही है तो वो आधी जो राइड है वो कर रही है। तो हमारे पास ये दो इक्वेशन आई है। अब ये जो x है और ये जो y है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है हमें फाइंड आउट करनी होती है। इसकी क्या है? डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होती है। ठीक है, अभी हमारे जो केस में क्या है कि उसका नाम ग्राफिकल मेथड, जो हमारी एक्सरसाइज 3.1 है, उसके बेस पर हम ये सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो उससे क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा कि हमें एक्स और वाई, यानी कि वो जो जाइंट व्हील है उस पर वो कितनी बार झूली और होपला उसने कितनी बार खेला, ये हम पता कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ अगर 3 रुपए प्राइस है और हमें नंबर ऑफ टाइम्स पता चल गया कि उसने व्हील पर कितनी बार सैर की है, राइड की है, तो हमें उसकी जाइंट व्हील की टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। और साथ ही होपला की, अगर होपला की बात करें तो हम सेम वैसे ही करेंगे तो हमें होपला की भी कॉस्ट पता चल जाएगी। तो मुझे लगता है कि आपको ये जो प्रैक्टिकल यूज है इस टॉपिक का हल्का हल्का क्लियर हुआ होगा। इसके आगे क्या है कि और भी क्वेश्चंस आएंगे, काफी सारे क्वेश्चंस रहेंगे, जिससे आपको क्या होगा कि कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बनती चली जाएगी। मेरी बात हमेशा ध्यान में रखना, कोई भी चीज अगर हम पढ़ते हैं तो वो एक बार में समझ नहीं आती, उसको हमें बार बार पढ़ना आता है, तब जाके वो हमारे दिमाग में क्या होती है, एकदम कंठस्थ तरीके से, एकदम कंठस्थ तरीके से रहती है। तो हम उसको लंबे टाइम तक ध्यान रख पाएंगे और कभी भूलते नहीं है। इसी तरीके से क्या है कि हम
प्रैक्टिकल सिचुएशंस को लेकर पढ़ाई करेंगे तो हमारी पढ़ाई काफी अच्छी होगी, ठीक है, और आपको पढ़ने में मजा भी आएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। आप ये कहोगे सर कितनी बार ग्राफ बनवाओगे, पॉलिनोमियल्स में इतने ग्राफ बना लिए, हम थक चुके हैं, ठीक है। तो बेटा अभी से अगर थकोगे तो फिर आगे तक के क्या करोगे, अभी तो बहुत सारी चीजें करनी है जीवन में, है ना। और देखते हैं इसे। तो यहाँ पर लिखा है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इसमें क्या करना है, इसमें मैं आपको तीन चीजें बताता हूँ। कैसी? पहली बात, अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है, तो क्या होगा, उस केस में कुछ यूनिक सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। दूसरी बात, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर क्या है, इनकंसिस्टेंट है, तो उस केस में क्या होगा, नो सॉल्यूशन। तीसरी बात, अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, कोइंसिडेंट है, क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तुम लोग कहोगे कि ये क्या क्या बातें कर दी आपने, है ना। कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, कोइंसिडेंट है, हमें तो ये सब कुछ समझ में नहीं आता। ऐसे ही आता आएगा आपके दिमाग में, है ना। यूनिक सॉल्यूशन की बात कर दी, नो सॉल्यूशन की बात कर दी, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की बात कर दी। आप ये कहोगे कि अभी अभी तो हम 9th क्लास से निकले हैं, ठीक है, ये क्या नई नई चीजें बता रहे हो हमें। तो घबराओ मत, कोई ज्यादा बड़ी चीज है नहीं, ठीक है, ये सिर्फ नाम है, ठीक है। क्या है, सिर्फ नाम। जब आप ग्राफ के थ्रू जाओगे तो आप बोलोगे कि इससे सिंपल कोई चीज थी ही नहीं, हमने आज तक पढ़ी नहीं। तो देखते हैं एक एक करके हम इसके सॉल्यूशंस को। अपने पास तीन एग्जांपल्स हैं, ठीक है। क्या, x माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू जीरो। सेकेंड एग्जाम्पल है 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू जीरो, 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू जीरो, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो, 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास तीन एग्जाम्पल्स है। अब इससे हम करने क्या वाले हैं वो ध्यान से सुनना। अगर मैं ऐसा कुछ लिखूं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो, क्लियर। तो ये एक जैसा दिख रहा है, मतलब कि देखोगे अगर आप ध्यान से तो x का जो कोएफिशिएंट है वो a1 है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो बात ध्यान से समझना, कभी भी अगर हमारे पास a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, ये वाली कंडीशन आ गई, ठीक है, यानी कि इसके जो कोएफिशिएंट है, अगर हम इसके कोएफिशिएंट्स ले अभी, तो 1 अपॉन 3 हो जाएगा, इज नॉट इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन 4, ऐसा कुछ आया। तो ये 1 अपॉन 2, तो 1 अपॉन 3 जो है 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 2 के इक्वल है क्या, बिल्कुल नहीं है, कभी नहीं हो सकता। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमेशा ये ध्यान रखना कि जो ग्राफ है हमारा, ठीक है, ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, जगह कम है इसीलिए मैं छोटे स्पेस में बना रहा हूं, ठीक है। तो एक ये लाइन आई कहीं से, एक ये लाइन आई कहीं से, ये जो होगा क्या, दोनों एक दूसरे को एक बार कहीं ना कहीं काटेगी, और इस कटने को हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट। बात समझ में आई, इस कटने को क्या बोलेंगे हम, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और ये वाली जो कंडीशन है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इस कंडीशन को हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है कि जब ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दो लाइंस कट रही है, उस केस में क्या होगा कि एक ही कोई सॉल्यूशन होगा जो कि इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। बात समझ में आई। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारे पास ऐसा कुछ लिखा है। अब देखो मैंने ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपको यहां लिखकर बता दिया, यहाँ जगह कम है इसी वजह से मैं डायरेक्टली आपको इसको कर रहा हूं, तो प्लीज समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो हमारे पास है 2 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू माइनस 9 अपॉन माइनस 18, ऐसा कुछ लिखा है, ठीक है। यह a1 हो गया, ये a2 हो गया, ये b1 हो गया, ये b2 हो गया,
ये C1 हो गया एंड ये C2 हो गया। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 1 2 1 2 1 2 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। अब ये कैसी कंडीशन आ गई, बात ध्यान से सुनना। A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। ठीक है, इस कंडीशन को हम कहते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अब ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन? देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर एक ग्राफ का फॉर्मेशन करूं, ठीक है, सपोज कोई लाइन जो है वो ऐसी जा रही है, एक लाइन, जो दूसरी लाइन है वो भी इसके ऊपर कैसे जाएगी, इसे चढ़ चढ़ के जाएगी, से चढ़ चढ़ के जा रही है ना। एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन क्या हो रही है, चढ़ चढ़ के जा रही है। जैसे कि अगर ये मेरा लेफ्ट हैंड है एंड इस पर मैं ऐसा रख दूं, ठीक है, तो क्या है कि मेरा राइट हैंड जो है लेफ्ट हैंड पे चढ़ गया, ऐसा बोल सकते हो, या फिर लेफ्ट हैंड जो है वो राइट हैंड पे चढ़ गया, ऐसा कह सकते हैं। सेम इस केस में भी वही हो रहा है। तो जब ये जो लाइन है क्या हो रही है, एक के ऊपर एक चढ़ चढ़ के जा रही है, तो इसके सॉल्यूशंस कैसे होंगे, जगह जगह पर होंगे, जगह जगह पर, मतलब हर एक पॉइंट पर क्या होंगे, उसके सॉल्यूशंस होंगे। इसी वजह से हम उसको क्या बोल देते हैं कि यहाँ पर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है। इतनी बात क्लियर। दूसरी बात देखते हैं, तीसरा केस जो है हमारे पास ऐसा कुछ है, 1/2 इज इक्वल्स टू 2/4 इज इक्वल्स टू -4/-12। ऐसा कुछ लिखा मैंने, तो ये 1 अपॉन ऐसा कट जाएगा, 2 से हम 4 काट सकते हैं, 1/3। तो ये देखो 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू 1/3। 1/2 1/2 तो इक्वल हो सकते हैं, है ना, लेकिन 1/2 और 1/3 एक दूसरे के इक्वल है क्या, नहीं। तो ऐसा कुछ हो गया। इतनी बात समझ में आई। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, नो सॉल्यूशन। इस कंडीशन को हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं नो सॉल्यूशन, ठीक है, बात ध्यान से सुनना। अगर हम ग्राफ बनाएंगे, सब कुछ हमारा ग्राफ है, ठीक है, तो मान लो कि एक लाइन ऐसी जा रही है और दूसरी लाइन क्या जा रही है, इस तरीके से, यानी कि पैरेलल। अब पैरेलल के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी चीज है, क्या, कि हम जीवन भर साथ साथ चले, चल रहे बेचारे जीवन भर साथ साथ चले लेकिन कभी ना मिले, इसी को हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस। तो यहां बात समझ में आ रही है कि ऐसा और ऐसा, ठीक है, दोनों ही लाइंस कैसी जा रही है, सीधी 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 सीधी, कहीं पर भी नहीं काट रही। अगर वो कहीं नहीं काट रही है तो इसका मतलब क्या है कि भाई कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। इसी वजह से उस चीज को क्या बोल दिया, नो सॉल्यूशन। तो अभी मैंने क्या किया, आपको थ्योरेटिकली बात की है ना, मैंने आपसे किस तरीके से थ्योरेटिकली बात की है, लेकिन अब मैं आपसे कैसे बात करूंगा, क्वेश्चन के बेस पर, तब आपको इन सब चीजों पे अच्छे से क्लियरिटी होगी। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब मैं बताऊंगा कि यूनिक सॉल्यूशन ये चीज होती है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन ये चीज होती है, नो सॉल्यूशन वाली चीज ये होती है। तो इतनी बात क्लियर हो गई। हाँ, एक बात और, नोट्स जो है मेरे साथ साथ बनाते हुए चलना, ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है। इन नोट्स को प्रिपेयर कर लो, उतना ही काफी है, अच्छा स्कोर कर लोगे। खासकर एमपी बोर्ड के लिए, एमपी बोर्ड वालों के लिए एनसीईआरटी पूरी की पूरी आती है। अगर आपने ये सीरीज कंप्लीट कर ली तो आपको कोई भी किताब या परीक्षा बोर्ड कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। और मैं सीबीएसई की बात करूं तो सीबीएसई की कंडीशन ऐसी होती है कि वो वहां पर 60-40 का रेशियो चलता है। 40 to 50% जो है एनसीईआरटी में से आएगा और 50% जो रेफरेंस बुक्स है, लाइक आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, वहां से वो क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो नोट्स साथ में बनाते चलना। चलिए अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को। मेरे पास एग्जांपल फर्स्ट आ गया, कैसा क्या है, इसमें लिखा है चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट के लिए मैंने क्या बताया था कि जब एक बार क्या होगी, इंटरसेक्ट होगी लाइन, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। अब उसको क्या करना है, हमें ग्राफ के अकॉर्डिंग बताना है कि वो यूनिक सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, एक डब्बे का फॉर्मेशन करना पड़ता है। अब देखते हैं डब्बा कैसे फॉर्म होता है। तो सबसे पहले ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन, ऐसा हमने लिख दिया। तो मैंने एक क्या किया, बॉक्स का फॉर्मेशन किया, ये x और ये y, सिर्फ दो ही वैल्यूज लेंगे, ज्यादा वैल्यूज लेंगे तो कुछ मतलब नहीं होगा, ठीक है। देन इसको देखते हैं, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6।
तो अगर मैं x को उधर भेज दूं तो ये मेरे पास 3y 6 माइनस एक्स ऐसा कुछ बचेगा। फिर y इज इक्वल्स टू 6 माइनस एक्स अपॉन 3, ये हमारे पास क्या हो गई, y की वैल्यू हो गई, आ गई है। अब करना क्या है, करना ये है कि ये जो x है हम कुछ वैल्यूज लेंगे तो हमारे पास कुछ y की वैल्यूज होगी। तो लेट सपोज मैंने क्या किया, x की जगह पर 0 रख दिया, ऐसा कुछ, ठीक है। तो अगर मैं इसमें 0 रखूंगा, जैसे y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 0 अपॉन 3, ये मैंने रखा, तो y इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 3, तो ये कितना हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 2। बहुत सिंपल है। अब हम दूसरी वैल्यू को देखते हैं, कौन सी वैल्यू रख सकते हैं इसमें। तो अगर मैं यहाँ पर मान लो 3 रखता हूँ x की जगह पर, ठीक है, तो 6 माइनस 3 अपॉन 3, तो y इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 3, यानी कि हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया। तो हमने फर्स्ट जो इक्वेशन है उसके लिए डब्बा बना लिया, सेकेंड इक्वेशन के लिए डब्बा बनाते हैं। तो ये है हमारे पास 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू कितना, 12, ये दिया है। अब 2x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 3y, ऐसा मैंने लिख दिया, इसको इधर उधर कर दिया, तो 2x माइनस 12 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू y, ये अपने पास कंडीशन आ गई। तो भैया ये लो, एक मैंने ऐसा डब्बा बनाया x और y, समझ में आई। तो मैं x की जगह पे क्या ऐसा रखूं कि मुझे y की वैल्यू मिल जाए। रख तो बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, इंटीजर टाइप में ही रखना है और उसकी जो वैल्यू है वो इंटीजर टाइप में ही आए, तो इस बात का ध्यान रखना। तो देखो, जैसे कि मैंने अगर यहाँ पर 1 रखा तो कुछ नहीं होगा, 2 रखेंगे तो 4 माइनस 12 माइनस 8 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो हो सकता है। तो मैंने x की जगह पर कितना रखा, 3 रखा, तो मेरे पास क्या आएगा, 2 3 माइनस 12 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू y, ठीक है। 2 3 जा 6 माइनस 12 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू y, क्लियर। तो 6 माइनस 12 कितना हो जाएगा, माइनस 6, तो माइनस 6 अपॉन 3 कितना हो जाएगा, माइनस 6 अपॉन 3 हो जाएगा आपका -2, यानी कि 3 अगर मैंने रखा है तो y कितना आया मेरे पास, -2। अब एक और कोई वैल्यू देख लेते हैं, लेट सपोज मान लो 0 रख लिया, 2 0 माइनस 12 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू y, ऐसा लिखा, तो ये 0 हो गया पूरी तरीके से, ये -12 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू y, तो -12 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू y, ये हो जाएगा -4। तो आपके पास जो y की वैल्यू आई है वो -4 आई है, कब, x की वैल्यू 0 रखने पर। तो भैया इसको नोट डाउन करते हुए चलना साथ साथ में, ताकि हम आगे जाके जो डब्बा है उसका जो फॉर्मेशन हम करेंगे, डब्बे का फॉर्मेशन सॉरी हो चुका है, ग्राफ का फॉर्मेशन करेंगे तो आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। सुनना दादा, देखना, ये अपने पास 2 डब्बे, इसको हम करेंगे ग्राफ में, बना के देखेंगे कंसिस्टेंट है या नहीं है, ठीक है। तो एक्स हमारा कहाँ तक जा रहा है, मैक्स टू मैक्स 3 तक जा रहा है, तो हम 4 कर लेते हैं, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया एंड ये 4 हो गया, ठीक है। फिर y हमारा कितना जा रहा है, 4 तक ही जा रहा है मैक्स, तो हम सभी को क्या कर लेते हैं, 4 4 के डिवीजन में काट देते हैं, ठीक है। हाँ चलेगा, 1 2 3 4, इतनी बात समझ में आ गई। पहली चीज देखो, तो हमारे पास पहला जो डब्बा दिया है उसमें क्या है कि 3 अगर हम रख रहे हैं तो y का हमें -2 मिल रहा है, तो मैंने क्या किया, x का 3 लिया है, तो y का कितना मिल रहा है मुझे, -2, यानी कि ये यहाँ पर ऐसा कुछ बनेगा, 3 कॉमा -2। अब मैंने यहाँ पर डॉटेड लाइन इसीलिए नहीं खींची है ताकि वो गंदा ना हो, ठीक है, इसी वजह से मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, पॉइंट का फॉर्मेशन कर रहा हूँ। अब अगर मैं बात करूँ इसकी दूसरी वैल्यूज की, 0 और -4 की, तो जब मेरे पास x कितना 0, तो मुझे y कितना मिल रहा है, -4, ऐसा कुछ मिल रहा है, ठीक है। अब इसको हम क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, लो भैया ऐसा रखा, ये ऐसा भी जा रहा है, ठीक। पहली बात क्लियर, दूसरी बात, दूसरे डब्बे को देखते हैं।
तो हमारे पास x कितना है 0 और y कितना है 2। लो भैया, x का तो यहाँ से 0 और y का ये 2 हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 0,2। ये वाला पॉइंट हमें मिला। फिर उसके बाद x है हमारे पास 3 और y कितना मिला हमें 1। तो इसका मतलब क्या, ठीक है, x हमारे पास कितना 3 और y कितना हमें मिल रहा है 1, हो जाएगा 3,1, ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, ये लो भाई, यहां से मैं अगर इस लाइन को ज्वाइन करूं, ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, अब यहां देखो ध्यान से सुनना, कितनी बार कटा, एक बार। ठीक है, ये जो ग्राफ है जो अभी बना है हमारा, ठीक है, इसको मैंने क्या है कि मैं कोशिश कर रहा था कि डिवीजन प्रॉपरली हो, लेकिन वो हो नहीं पाया और लाइन जो है थोड़ी ऊपर नीचे हो गई, तो वो कहीं यहां जाकर कट रहा है। ठीक है, कहां पर, इस पॉइंट पर। और ये जो पॉइंट है वो किस पर है, वो एक्स एक्सिस पर बैठा हुआ है। ठीक है, और वो कितना हो सकता है, जैसे कि यहाँ 3 लिया, 4 लिया, यहाँ 5 हो जाएगा, देन यहाँ 6 हो जाएगा। बात समझ में आई। ठीक है, 3 4 5 6 6। अब 6 है किसका, एक्स एक्सिस का, जो कि उस पर क्या कर रहा है, कट रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर नीचे हो गया, बस उस बात को थोड़ा ध्यान से समझ लेना, और कुछ नहीं। तो ये 6 हो गया है यहाँ पर। तो अगर एक्स एक्सिस पर 6 बेटा है तो y डेफिनेटली क्या होगा, 0। तो भैया इसके जो सॉल्यूशन है, किसके, हमारी ये जो ग्राफ आया था, और मैंने ये कहा था कि ये कंसिस्टेंट होगा या नहीं होगा, तो मैं अब ये कह सकता हूं कि ये कंसिस्टेंट है। क्यों, क्योंकि एक ही बार क्या हो रहा है, इस पर कट रहा है, यानी कि ये क्या है, एक यूनिक सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशंस हमारे पास क्या क्या आ गए हैं, इस दो इक्वेशंस के लिए x और y की वैल्यू, x की वैल्यू है हमारी 6 एंड y की वैल्यू है 0। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे, हम वेरीफाई भी करके देखेंगे ताकि आपको भरोसा तो हो। ठीक है, देखना वेरिफिकेशन की बात करते हैं, हमारे पास क्या क्या सॉल्यूशंस आए थे, x इज इक्वल टू 6 है एंड y इज इक्वल टू 0 है। तो अगर मैं x की जगह पर 6 रखूंगा इस पहली इक्वेशन में, और y की जगह पर 0 रखूंगा, तो हमें 6 मिलेगा डेफिनेटली, कोई बड़ी बात नहीं है, 3 इंटू 0 0 ही होता है, और 6 इज इक्वल टू 6। तो इसका मतलब हमने क्या किया, सही किया। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ चेक करूं, x की जगह पर मैंने क्या रखा 6 एंड y की जगह पर मैंने रखा 0, तो वो कितने के बराबर होना चाहिए, 12 के बराबर होगा। 6 टू 12, ये 0 हो जाएगा, तो 12 माइनस 0 इज इक्वल टू 12। समझ में आ गई ये बात। तो हमने जो बात की थी कंसिस्टेंट की, वो कैसी बात थी कि यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है। जब मैं आपको बता रहा था तो आपके मन में कुछ डाउट्स होंगे, लेकिन मुझे ये लगता है अब कि आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल 2 की। एग्जाम्पल 2 कुछ ऐसा बोल रहा है, क्या कह रहा है, graphically find whether the following pair of equation has no solution, unique solution or infinitely many solution। तो इसमें क्या है कि उन्होंने कुछ बोला नहीं है, उन्होंने ये कहा है कि यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन भी हो सकता है, और नो सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो इस चीज को हमें क्या करना है, ग्राफ के थ्रू बताना है। तो सबसे पहले अगर मैं क्या करूं, अगर मैंने तीन कंडीशंस आपको बताई थी, a1/8 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये वाली जिसको मैंने यूनिक सॉल्यूशन कहा था, तो अगर उससे मैं कर लूं पहले, तो हमें डेफिनेटली पता चल जाएगा कि वो नो सॉल्यूशन है कि यूनिक सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। देन फिर हम क्या करेंगे, ग्राफ का फॉर्मेशन करेंगे। तो कभी एग्जाम में अगर ऐसा कुछ डाउट हो मन में कि ये जो पर्टिकुलर इक्वेशंस है वो यूनिक सॉल्यूशन होगी या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगी या फिर नो सॉल्यूशन होगी, तो उस केस में क्या करना, सबसे पहले कॉपी के पीछे रफ वर्क में आप ये सारी चीजें फाइंड आउट कर लेना, तो आपको क्या है कि उससे एक आइडिया लग जाएगा, देन आप उस तरीके से ग्राफ का फॉर्मेशन कर सकते हो। तो चलो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, तो हमारे वेरिएबल्स थे उसके फॉर्म में देख लेता हूं। तो देखो हमारे पास ये इक्वेशन तो दी है फर्स्ट, इस सेकेंड इक्वेशन में मैं थोड़ी छेड़छाड़ करता हूं। कैसी छेड़छाड़, देखना ध्यान से सुनना। ये जो सेकेंड इक्वेशन है इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ 5 से।
नहीं सॉरी, मल्टीप्लाई कर रहा हूं 5 से, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इससे फायदा क्या होगा वो देखना, ये जो हमारा 5 है नीचे उससे छुटकारा हमें मिल जाएगा, है ना, इसी वजह से। तो अगर मैं पूरे में 5 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 15x माइनस 5 इंटू 24 अपॉन 5 वाई प्लस 3 इंटू 5 अपॉन 5 इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो ये 5 से 5 गया एंड ये 5 से 5 गया, हमारे पास क्या क्या बचा, 15x माइनस 24y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये अब अच्छी दिख रही है ना, सॉल्व करने लायक। दूसरी जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी ऐसी कुछ थी, 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, इसमें कंपेयर करने की कोशिश करते हैं किस तरीके से होगी। तो ये हमारी ऑलरेडी सेकंड इक्वेशन थी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, इतना क्लियर हो गया होगा, है ना। तो अगर मैं इसके कोएफिशिएंट को कुछ इस तरीके से लिखूं, कुछ गलत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 1/3, ये हो जाएगा आपका 1/4 और ये 1/3। तो देखो, तो 1/3 इज इक्वल्स टू 1/3 इज नॉट इक्वल्स टू 1/4। ऐसा होता है कि 1/3 1/4 के इक्वल है, ऐसा नहीं होता। ये दो चीजें क्या है, आपस में इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि ये कौन सा केस होगा भैया, ये नो सॉल्यूशन वाला केस होगा, ठीक है। तो हमें ये तो आइडिया लग गया कि नो सॉल्यूशन वाला केस ये बनेगा। अब हमें क्या करना है, नो सॉल्यूशन, अब हमें ये बताना है ग्राफ के फॉर्म में कि ये किस तरीके से नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो नो सॉल्यूशन में मैंने आपको एक चीज बहुत अच्छे से बताया था कि हमेशा, ओ शिट, एक गलती हो गई, नो सॉल्यूशन नहीं, ये जो 2 था ये एक्चुअली 24 होगा। ठीक ठीक ठीक, इसको थोड़ा सा अपन, देखो फिर से देखना भाई, 5/15 इज इक्वल्स टू -8/-24 इज इक्वल्स टू 1/3, ऐसा कुछ है। तो इससे ये कैंसिल आउट, ये 3 बार में, 8 के टेबल में 24 कितनी बार में आता, 3 बार में, ठीक है, और वो 1/3 इक्वल है ही। सो 1/3 इज इक्वल्स टू 1/3 इज इक्वल्स टू 1/3। उसको मैंने वहां पे 24 था, मैंने सिर्फ 2 लिखा, इस वजह से क्या है थोड़ी सी दिक्कत हो गई। अब देखो, ये तीनों चीजें क्या है, एक दूसरे के इक्वल है ना। तो जब तीनों ही क्या होते हैं, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, तब मैंने ये कहा था कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन वाली कंडीशन बनती है। तो वही सेम कंडीशन क्या है यहां पर बनी, और इस कंडीशन को हमने क्या बोला, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ऐसा कुछ मैंने कहा। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, इसको ग्राफ पर देखते हैं। और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का ग्राफ कैसे बनता है, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर क्या होती है, चढ़ चढ़ के जाती है। बात समझ में आई। चलिए ग्राफ का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो दो इक्वेशन है इसको हम क्या करते हैं, ग्राफ से समझते हैं, ठीक है। तो ये तो पहली हो गई और ये दूसरी हो गई। इसके लिए क्या करता हूं, मैं ग्राफ बना लेता हूँ, ग्राफ नहीं डब्बा बना लेता हूँ। तो 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ मेरे पास दिया है। हमको क्या करना है, x और y की क्या करनी है, वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ये हमारा x, ये हमारा y, ठीक है। तो देखना, 5x मैंने ऐसे ही रहने दिया, प्लस 1 और 8y उधर भेज दिया, ठीक है। ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। सो 5x प्लस 1 अपॉन 8 इज इक्वल्स टू y, ऐसा कुछ लिखा, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या क्या करना है इसमें, हमें x की कुछ वैल्यू रखनी है और हमें y कुछ हमें मिलेगा। तो हम क्या रख सकते हैं ऐसी वैल्यूज। तो यहां देखो बेटा, आपके पास लिखा है 5x, है ना। तो मैं लेट सपोज मान लेता हूं यहां पर, अगर मैं 11 रखता हूं, इन केस में अगर 11 रखता हूं x की जगह पर, ठीक है। 5 11 प्लस 1 अपॉन कितना, 8, ये y, तो ये हो जाएगा कितना आपका 55।
प्लस 1 अपॉन 8 इज इक्वल्स टू वाई। क्लियर? तो ये हो जाएगा 56 अपॉन 8 इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, तो यहाँ से 8 7 सा 56 होता है, तो ये 7 हो गई, यानी कि हमारे पास y की वैल्यू कितनी आई, 7 आ गई। अब दूसरी वैल्यू हम ऐसी कौन सी रख सकते हैं, थोड़ा आप भी सोच कर देखिए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर 11 रखा था, इसकी जगह पर अगर मैं अब मान लो 12 रखता हूँ, नहीं होगा। अगर मैं 13 सोचो थोड़ा, 7 35 36 24 21 9 11 रख सकते हैं, नहीं 3 रख कर देखे क्या, 3 रख के देख सकते हैं। तो देखो, अगर मैंने ये यहाँ पर 3 रखा x की जगह पर, प्लस 1 अपॉन 8 इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, तो 5 3 से कितना हो जाएगा, 15 प्लस 1 अपॉन 8 इज इक्वल्स टू वाई। ये हो जाएगा 16 अपॉन 8 इज इक्वल्स टू वाई, एंड ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 2। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 8 टू 16 होता है। तो यहाँ पर ये आ गया, ये हमारा एक डब्बे का फॉर्मेशन हुआ। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट जो इक्वेशन है उसका एक डब्बा बनाना है, बॉक्स बनाना है। तो वो बहुत सिंपल हो जाएगा। कैसे सिंपल होगा, उस इक्वेशन में थोड़ी छेड़छाड़ करते हैं। देखना छेड़छाड़ कैसे करेंगे। आपके पास ये दिया है 15x माइनस 24y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, है ना। 15x माइनस 24y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 ये दिया है। मैं क्या कर रहा हूँ, पूरे में से 3 कॉमन निकाल देता हूँ, या फिर आप 3 से डिवाइड कर दो, बात एक ही है। तो अगर मैंने 3 बाहर निकाला तो क्या बचेगा, 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, 3 को नीचे जान दो कयामत में, 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो देखो, ये और ये एक जैसी है, तो इनके जो डब्बे बनेंगे वो भी एक जैसे ही बनेंगे। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई। ठीक है, अब इसका जो है हमें डब्बा बनाने की जरूरत नहीं है, तो हम डायरेक्टली क्या है कि कुछ इस तरीके से एक्स वाई 11 7 3 2 ये लिख सकते हैं। अब इन डब्बों की हेल्प से हम क्या करेंगे, ग्राफ का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है ना दादा, एक्स कहाँ तक जा रहा है, 11 तक जा रहा है ना, तो इस लाइन को मिटाओ फिर। y कितना जा रहा है, 7 तक जा रहा है। सारा मामला पॉजिटिव पॉजिटिव में ही चल रहा है ना। तो मैंने यहाँ से इसको ऐसा कुछ खींचा, ठीक है, और ये ऐसा खींचा, तो ये हो गई x, ये हो गई y, ये y, ये x। तो कितनी टाइम्स, कितने बार, 11 11 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्लियर, y कहाँ तक जा रहा है, 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर, उसके बाद बीच में 3 है और 2 है, कोई दिक्कत थोड़ी ना उससे। तो पहली वाली कंडीशन देख लेते हैं, एक कितना है 11 x, ठीक है, y कितना है 7, तो इनका मिलन पर यहाँ जाके होगा, तो 11,7। पहली बात समझ में आई। दूसरी बात क्या है, 3,2, तो x का 3 y का 2, डन डन भाई, x का 3 y का 2, तो इसका मिलन कहाँ होगा, 2 कॉमा नहीं सॉरी 3,2 पर, 3,2 पर। अब इसको क्या करता हूं मैं, ज्वाइन कर लेता हूं, ज्वाइन कर लिया मैंने, लो भैया, ये होगा हमारा ज्वाइन। तो इसको जान दो कयामत में, इसको भी जान दो कयामत में, अपन रहेंगे जन्नत में। ठीक है, तो देखो ये वाला डब्बा सही बना, तो ये वाला डब्बा भी क्या बनेगा, ऐसा ही बनेगा, इसी की जैसा बनेगा। तो ये जो एक दूसरी लाइन बनेगी, इसके ऊपर ये ऐसी 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 जा रही है ना, चढ़ चढ़ के जा रही है। हर कई इसके सॉल्यूशंस होंगे। अगर मैं यहाँ चेक करूंगा तो कुछ और सॉल्यूशन होंगे, यहाँ चेक करूंगा तो कुछ और, मतलब हर एक जगह पर क्या होंगे, सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन। तो अगर हर एक जगह पर सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन होंगे, उस कंडीशन को मैं क्या कह देता हूँ, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन।
ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, जो कि हमने थियोरेटिकली निकाला था उसको हमने क्या कर लिया, ग्राफ के थ्रू प्रैक्टिकल अप्रोच से निकाल लिया। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये वाला जो एग्जाम्पल 2 है आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 3 पर। पास एग्जाम्पल 3 है, क्वेश्चन में पूरा बोर्ड भर गया है ना, सॉल्यूशन के लिए बोर्ड मिटाना पड़ेगा मेरे को फिर से, ये बड़ी दुविधा है। क्वेश्चन, चंपा वेंट टू अ सेल टू परचेस सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स। ठीक है, कुछ पैंट्स और स्कर्ट्स खरीदने गई चंपा। व्हेन हर फ्रेंड आस्क्ड हर हाउ मेनी ईच शी हैड बॉट, उसकी दोस्तों ने उससे पूछा कि तुम कितनी खरीद के लाई हो, कितने खरीद के लाई हो, है ना। तो अपन कैसे बोलते हैं अपने दोस्तों को, हाँ भैया 100 रुपया खरीद के लेके आ गए, चल रहा है जीवन। इनने क्या किया, उलझा दिया दोस्तों को। कैसे उलझाया, शी आंसर्ड द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज्ड। ये कौन सी बात हो गई फालतू की, अजीब अजीब सी बातें कर रही हो, है ना। दूसरी बात क्या, ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन द नंबर इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज्ड। कुछ भी, ठीक है, अपन तो होते तो अपन तो सीधा थपड़ा मार देते है ना इतनी देर में, लेकिन हमारे पास क्या है कि एक क्वेश्चन है तो उसको सॉल्व करना जरूरी है। फिर उसके बाद लिखा है कि हेल्प हर फ्रेंड्स टू फाइंड हाउ मेनी पैंट्स एंड स्कर्ट चंपा बॉट। अब यहां बात ध्यान से देखो, इसमें लिखा है कि हेल्प हर फ्रेंड्स, उनकी दोस्तों की हेल्प किसको करनी है, हम लोगों को, गरीबों को। ठीक है, ये बताना है कि कितने पैंट और कितने स्कर्ट्स खरीद के लाई है। तो देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करता हूं मैं, यहाँ पर नंबर ऑफ पैंट्स दिए हैं एंड नंबर ऑफ स्कर्ट्स दिए हैं। ठीक है, तो सॉल्व लेट नंबर ऑफ पैंट्स बी एक्स। ठीक है, सो नंबर ऑफ स्कर्ट्स बी वाई, ऐसा हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया कि नंबर ऑफ पैंट्स को कितना ले लिया एक्स एंड नंबर ऑफ स्कर्ट्स को कितना ले लिया वाई। अब यहां से जो शी आंसर्ड वाली लाइन है उससे अपन समझते हैं क्या, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज, यानी कि नंबर ऑफ स्कर्ट्स कितना y इज इक्वल्स टू इज लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स, यानी कि कहने का मतलब ये है इज लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स। नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 होगा यार, नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 होगा, वो इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स। तो देखो y इज इक्वल्स टू, क्या किया हमने, x से मल्टीप्लाई कर दिया। उन्होंने कहा है कि ना कि ट्वाइस करो उसका, पैंट्स का ट्वाइस करो, तो हमने ट्वाइस कर दिया। फिर उसमें क्या है, कहा है कि 2 से माइनस भी करना है। इतने वो लेकर क्या आ रही है, स्कर्ट्स लेकर आ रही है। दूसरी कंडीशन क्या बोली है, ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स, वही बात। तो y इज इक्वल्स टू 4x माइनस 4। ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा इसीलिए किया है क्योंकि यहाँ पे लिखा है 4 टाइम्स द नंबर ऑफ 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पॉइंट्स, और कितना माइनस करना है इसमें से, 4 माइनस करना है। तो अपने पास क्या है कि ये जो दो इक्वेशन है ये आ गई। अब इसके थ्रू हमको बताना है कि चंपा कितने स्कर्ट्स लेकर आई है और कितने पैंट्स लेकर आई है। तो देखते हैं, डब्बा बनाना पड़ेगा इसके लिए अपन को, है ना। तो डब्बा देखना, ऐसा कुछ रखा है x और y। ठीक है, तो ये देखो, हम कुछ x रखेंगे तो हमें कुछ y ऐसा कुछ मिलेगा, है ना। तो मैंने क्या किया, इस पर 2 रख दिया पहली वाली इक्वेशन के लिए, हाँ इसको फर्स्ट नाम दे दिया, इसको सेकंड नाम दे दिया। तो अगर मैं 2 इसमें रखूंगा तो y इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 माइनस 2, y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2 यानी कि 2, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो मैंने जब y x2 रखा तो मेरे पास y कितना आया, 2। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको भरने के लिए कुछ और कर लेते हैं, लेट क्या कर लेते हैं, x इज इक्वल्स टू हम रख देते हैं 0, तो 2 0 माइनस 2 ऐसा रख दिया। तो y कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस 2। तो हमने x 0 रखा तो y कितना आया, माइनस 2। इसको सॉल्व करते हैं, इस वाली को।
तो y इज इक्वल्स टू 4x माइनस 4, ऐसा कुछ हमारे पास दिया है। तो देखना, सुनना, हमने क्या लिया, x और y, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जीरो रख के देख लेते हैं, सबसे सिंपल। अगर इसमें मैं जीरो रखूंगा x की जगह पर, तो 4 इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू कितना होगा, -4। बात समझ में आई। दूसरी बात, अब मैं क्या करता हूँ, x की जगह पर 2 रख देता हूँ, ठीक है। x की जगह पर मैंने क्या रखा, 2 रखा, तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, 8 माइनस 4 कितना होगा, 4। तो हमारे पास दोनों इक्वेशंस के लिए क्या आ गए, डब्बे आ गए। अब क्या करेंगे, हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ये डब्बे अपने पास है, लो, ऐसा मैंने कुछ खींचा, ठीक है। और अभी क्या है, मैं इसे नाप नाप के नहीं बना रहा हूँ, है ना, थोड़ी सी गलती हो सकती है, तो उसे प्लीज कंसिडर कर लेना आप लोग, है ना। देखना, हमारे पास कितना है, कहाँ तक जा रहा है, x 2 तक जा रहा है मैक्स, हम 4 तक ले लेते हैं। तो ये हो गया 1 2 3 एंड 4, ठीक है। फिर उसके बाद y भी उतना ही है, 1 2 3 4, नेगेटिव का भी उतना ही ले लेते हैं, और यहाँ y का नेगेटिव भी उतना ही ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया है, x 0, तो y हमें कितना मिल रहा है, -4, ये वाला पॉइंट, x 0 है तो y -4 मिल रहा है। दूसरी बात, x अगर 2 है तो y कितना मिल रहा है, 4, x हमारे पास कितना 2, तो y कितना मुझे मिल रहा है, 4, x 2 तो y 4, ये लो भाई, वो कुछ इस तरीके से जाएगा, ऐसा चले गया, ठीक है। फिर x कितना है हमारे पास 2, x हमारे पास 2 है तो y कितना मिलेगा मुझे, 2, ये, ठीक है, ये वाला 2, 2, x हमारे पास 0 है और y कितना मिलेगा मुझे, -2, यानी कि ये वाला पॉइंट, ऐसा कुछ, तो 0, -2, ठीक है। तो देखना, अब ये जो पॉइंट है हमें इनको ज्वाइन करना है। हमने क्या किया, ऐसा 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 ये लेके आ गए, ठीक है। तो हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या मिल रहा है, ये वाला। तो ये वाला पॉइंट कौन सा है, यहाँ पर क्या होगा 1, ठीक है, और x एक्सिस पर ही है सिर्फ, तो y कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। अब यहां से हमारे पास 1, 0 ये तो आ गया, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हमको पता चल गए। इसका फायदा क्या, फायदा ये है कि x को हमने क्या लिया था, नंबर ऑफ पैंट्स ना, और y को हमने क्या लिया था, नंबर ऑफ स्कर्ट्स। ये x हो गया, देन ये y हो गया। तो देखो, हमारे पास नंबर ऑफ पैंट्स कितने आ गए, 1, ठीक है। नंबर ऑफ स्कर्ट्स कितनी, 0। इतनी मेहनत करने के बाद कितना, कुछ भी नहीं लिया स्कर्ट्स में, एक पैंट बस लेकर आई है, और इतनी मेहनत की अपन ने, ठीक है। तो भैया, मुझे लगता है कि आपको ये जो टॉपिक है, जो आज हमने पढ़ा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट्स प्लस एग्जांपल्स, काफी अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज 3.1, जिसमें कि कुछ लगभग 7 क्वेश्चंस हैं, एंड काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, और आपको इस तरीके से बार बार परेशान होना पड़ेगा इसमें, क्योंकि ग्राफ के अकॉर्डिंग ही हमें करना है, ठीक है। विदाउट एनी ग्राफ आप नहीं कर सकते। विदाउट एनी ग्राफ जो है, फिर मैं आपको बताऊंगा एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इन सब चीजों पे बात करेंगे। और आपको अगर ये सीरीज पसंद आ रही है तो मुझे प्लीज कमेंट में बताइए। कुछ डाउट है तो डेफिनेटली मुझे बताइए, डाउट नहीं रखना है मन में, ठीक है। चाहे कोई भी किसी भी एग्जाम की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, इतनी बात क्लियर। तो जब तक के लिए थैंक यू।